ओके, स्क्रीन भी दिख रही है ना अच्छे से? जी। ओके। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट पिछले ना 2-3 दिन से मेरा थोड़ा वाईफाई का इशू चल रहा है, तो मैं फ़ोन के नेट से कनेक्ट कर रहा हूँ आज फिर से। अच्छा, फिर मौसम खराब है। हाँ, बारिशें हो रही हैं। वैसे बारिश में भी चलता रहता है, बट जो जिन्होंने हम्म। वाईफाई लगाया ना उनकी तरफ से ही कुछ टेक्निकल इशू चल रहे हैं। वैसे होते नहीं हैं, हम्म। महीने में 2 या 3 बार होते हैं ज़्यादातर, इससे ज़्यादा नहीं। बट पिछले 2-3 दिन से थोड़ा इशू चल रहा है, बट आई थिंक अगर फ़ोन के नेट से चल पड़ेगा तो ठीक रहेगा। ओके। तो आपने इसकी बेसिक नेविगेशन देख ली थी ना? हम्म। आ, एक, ओके, चलो तो फिर थोड़ा ना आगे देख लेते हैं। मैं स्क्रीन कास्ट की ऑन कर दे रहा हूँ। अगर कोई ऑडियो वगैरह की डिले होगी ना तो बता देना। ठीक है। ओके। ये भी रिकॉर्डेड है ना ये वीडियो? हाँ, लगा दी है रिकॉर्डिंग। ठीक है भाई। ओके। देखो आप ना यहाँ पर विंडो में जा कर के ना टगल विंडो फुल स्क्रीन कर सकते हो, ठीक है? देन आपको ये ऊपर ठीक है। वाली लाइन नहीं दिखेगी। जस्ट इन केस अगर आपको चाहिए होगा, ये थोड़ा सा विंडो साइज़ और एक्सटेंड हो जाएगा इससे। अ, उसके बाद हम थोड़ा सा मॉडिफायर के अंदर देख लेते हैं, मॉडिफायर क्या चीज़ है। तो मैं इन दोनों को भी डिलीट कर रहा हूँ, कैमरा एंड लाइट को सेलेक्ट करके, शिफ्ट की सेलेक्ट करके, एक्स की प्रेस करके ना मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। ओके। उसके बाद यहाँ पर ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर खूब सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है बाय डिफ़ॉल्ट, जिससे हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टली इन बटन जी। से, और यहाँ पर ज़ीरो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हैं बहुत सारी, बट हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। जो सेकंड नंबर वाली प्रॉपर्टी है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो है यहाँ पर मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स एक तरह से ना प्रोसीजरल मॉडलिंग आप एक तरह से बोल सकते हो। जैसे नॉर्मल मॉडलिंग क्या होती है, जैसे ना मुझे लेट से मुझे इस कॉर्नर को ना स्मूथ बनाना है, राउंड बनाना है, तो सबसे पहले तो मैं इस ऑब्जेक्ट के ना एडिट मोड में जाऊँगा, टैब की प्रेस करके या यहाँ से, ठीक है? उस दिन हमने ना दो शॉर्टकट्स देखे थे। आ, एक एक तो था यहाँ पर आप ना वर्टेक्स सिलेक्शन, एज सिलेक्शन एंड फेस सिलेक्शन कर सकते हो। तो अब मैं वर्टेक्स जी। जी। को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, अब एजिस को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, और अब फेस को। तो ये 3 सिलेक्शन मोड हैं। हमने 2 शॉर्टकट देखे थे, एक था इनसेट, एक तो था E4 एक्सट्रूड, ताकि नया फेस बन जाए उस फेस से जो हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है? आ, और दूसरा था यहाँ पर इनसेट, मतलब अंदर की तरफ ना एक और फेस क्रिएट करना होगा, उसका शॉर्टकट है आई की। तो I4 इनसेट, इस तरह से हम E4 एक्सट्रूड, I4 इनसेट, E4 एक्सट्रूड, I4 इनसेट, तो ऐसा कुछ बना सकते हैं। ये 2 शॉर्टकट थे। जो तीसरा शॉर्टकट है वो है बेवल। अगर आपको किसी एक एज को बेवल करना है, बेवल मतलब एक तरह से स्मूथ करना है, तो मैं ना यहाँ पर 2 मोड्स ले सकता हूँ। या तो मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाऊँगा और मुझे एक एज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वो सेलेक्ट करने के लिए ना मैं इन 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करूँगा, तो ये वाली एज मेरी सेलेक्ट हो गई। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पर ना एज सिलेक्शन मोड में चला जाऊँ, तो डायरेक्टली मैं एक क्लिक से इस पूरी एज को सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो मुझे ना इस एज को बेवल करना है। आप कोई भी सिलेक्शन मोड में सेलेक्ट कर लो, दोनों का मतलब एक ही है। अगर मुझे इसको स्मूथ करना है तो यहाँ पर ना एक टूल होगा जिसका नाम है बेवल टूल। हाँ, ये रहा। ये बाय द वे इसका शॉर्टकट हमने याद किया था, इसका है T4 टूल्स या फिर लेफ़्ट साइड बार। ओके। तो मैं इस टूल को ऑन करूँगा। देखो मैंने एक पूरी एज सेलेक्ट कर ली है। अब अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करके इस तरह से एक्सट्रूड करूँगा ना, तो ये एक तरह से एक्सट्रूड हो जाएगा, मतलब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैं जब हम ना ब्लेंडर के अंदर जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं ना, तो टेम्परेरी यहाँ पर ना एक फ्लोटिंग मेनू हमें दिखाई देता है, ठीक है? तो अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो टेम्परेरी ना यहाँ पर मैं मॉडिफिकेशंस कर पाऊँगा। जैसे यहाँ पर मैं नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स इंक्रीज़ कर सकता हूँ इन बिटवीन, तो ये एक तरह से बेवल हो गया, मतलब राउंड कॉर्नर हो गया इसका। ये मेन्यू कैसे आया?
रुको मैं आपको बताता हूँ। ये ना आप ब्लेंडर के अंदर ना जो भी टास्क परफॉर्म करते हो, लेट्स से मैंने जी प्रेस किया ना और मैंने कन्फर्म कर दिया, तब भी ना आपको ये यहाँ पर दिखेगा टेम्परेरी, ठीक है। मतलब आप यहाँ से फाइन एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। देन कई बार आपसे यहाँ से नहीं होती हैं, तो लेट्स से मैंने आर की प्रेस करके रोटेट किया ना, तो टेम्परेरी मुझे रोटेट की यहाँ जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया है ना उसका ये दिख जाएगा। तो जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं ना उसका टेम्परेरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं कहीं पर भी अगर क्लिक करूँगा ना अभी तो ये रिमूव हो गया, मतलब अब ये यहाँ पर नहीं आएगा। लास्ट टाइम इसको बुलाने का एक शॉर्टकट है, बट उसकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। चलो फिर भी देख लेते हैं। इन केस अगर ये यहाँ से रिमूव हो गया है ना, आपने कहीं भी क्लिक कर दिया तो ये रिमूव हो जाएगा। और अगर मैंने कोई भी अगला टास्क परफॉर्म नहीं किया है, लेट्स से मैंने मूव नहीं किया है या रोटेट नहीं किया है, सिर्फ मैंने 3D व्यू पोर्ट को रोटेट किया है, तो उस केस में ना मैं लास्ट टाइम उसको अभी बुला सकता हूँ। वो जो मीनू था यहाँ पर उसका शॉर्टकट है F9। तो F9 से जो भी हमने लास्ट में टास्क किया था उसको मैं यहाँ पर बुला करके उसमें एडजस्टमेंट्स कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने कोई नया टास्क परफॉर्म कर दिया ना, लेट्स से मूव टूल का, तो अब लास्ट में मूव दिखा दे रहा है, ठीक है। तो इस मीनू को हम बोलते हैं आई थिंक लास्ट ऑपरेशन मीनू एक तरह से होगा ये, और इसका शॉर्टकट है F9, ठीक है। इन केस अगर ये यहाँ से रिमूव हो गया है तो वैसे F9 का याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये जब हम चाहे एडिट मोड में कोई भी चीज़ मूव करें, ग्रैब करें या कोई भी कुछ भी करें, तो वो मीनू हमें टेम्परेरी यहाँ से दिखता है, उसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे मैंने एक क्यूब लिया था, मैं एडिट मोड में गया था, मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट करे, यहाँ पर बेवल टूल लिया और इस तरह से बेवल कर दिया। बेवल करने के बाद ये जो मीनू आया ना, यहाँ से मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स कर ली। मतलब आपको कितना चाहिए आप यहाँ से भी बाद में एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। एक बार हमने कर लिया, कहीं पर क्लिक कर दिया तो वो मीनू गायब हो गया, अब नहीं कर सकते। एक फाइनल रहता है F9, ठीक है, अभी भी दिख रहा है F9 में। तो ऐसा है, अगर मैं कुछ भी कर दूंगा तो अब ये गायब हो गया, अब नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था बेवल का, बेसिकली बेवल कैसे करते हैं इसका शॉर्टकट हम देख लेते हैं अभी। तो मैं एडिट मेनू में जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिलेक्शन, मुझे ना इन बटन्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिलेक्शन मोड में रह कर ही इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा। अब बेवल करने का शॉर्टकट है Ctrl+B, तो B फॉर बेवल और Ctrl+B से ये बेवल हो रहा है। और इस कंडीशन में अगर मैं अपना माउस का स्क्रॉल व्हील रोटेट करूँगा ना, तो ये मैं नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स इंक्रीज़ कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये और लेफ़्ट क्लिक से कन्फर्म। बाकी 2 चीज़ें सेम रहेंगी ब्लेंडर में। राइट क्लिक से कैंसिल टास्क, जैसे राइट क्लिक कर दूंगा तो कैंसिल हो गया, और लेफ़्ट क्लिक से कन्फर्म, ओके। अभी ये क्या है ना, ये प्रोसीजरल मॉडलिंग नहीं है, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर जा कर के इसको एडिट किया है, ठीक है। लेट्स से मैं अगर बाद में चाहता था ना कि मैं अगर इसको फिर से क्यूब बनाना चाहता था, लेट्स से मुझे ये रिमूव करना था या इसका डिस्टेंस वगैरह कम करना था, तो अब मैं वो ईज़िली नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये मैंने एक तरह से इसको परमानेंट बना दिया है, ठीक है, परमानेंट एडिट कर दिया है इसको। आप कर सकते हो, बट वो फिर आपको डिलीट वगैरह करके वो प्रॉपर पूरा दोबारा से एडिट करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से प्रोसीजरल मॉडलिंग नहीं रही। ब्लेंडर में एक मॉडिफायर्स रहते हैं, तो अब सेम टास्क ना हम मॉडिफायर से परफॉर्म करके देखते हैं। देखो, तो मॉडिफायर ये जो रेंच जैसा आइकन है ना, यहाँ पर आपको जाना है और आप मॉडिफायर यहाँ से ऐड करेंगे। यहाँ पर ना खूब सारे मॉडिफायर्स हैं, जैसे यहाँ पर मैं सेम मॉडिफायर यहाँ पर बेवल मॉडिफायर ऑन कर रहा हूँ। तो देखो अभी ना ये जैसे अभी हमने एडिट मोड में किया था तो ये यहाँ पर परफॉर्म होने लगा, बट ये प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल मतलब आप कभी भी आप इसको एडिट मोड में जैसे भी यहाँ पर एडिट करते जाओ, ठीक है, आप कभी भी ना इसके एडजस्टमेंट्स कर सकते हो इस बेवल मॉडिफायर की। तो ये प्रोसीजरल है, आप कभी भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स में इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो ये रहता है डिफरेंस, मतलब इन दोनों के बीच में है कि प्रोसीजरल आप कभी भी चेंज कर सकते हो अपनी वैल्यूज़ को, ठीक है, ऑन द फ्लाई में यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, ब्लेंडर में नहीं हर जगह लागू होगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक और स्लाइड करूँगा तो मैं इन वैल्यूज़ को ना चेंज कर पाऊँगा, देखो। बट अगर मैं शिफ्ट की होल्ड करके इसको स्लाइड करूँगा ना तो ये धीरे धीरे वैल्यूज चेंज होंगी। मतलब एक तरह से मैं प्रिसाइज मूवमेंट कर पाऊँगा, ओके। और अगर मैं कंट्रोल की होल्ड करके मूव करूँगा, पहले मूव करना शुरू करूँगा फिर कंट्रोल की होल्ड करूँगा ना, तो ये नंबर्स में इंक्रीज़ होगा, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, प्रॉपर नंबर्स में, फुल वैल्यूज़।
और शिफ्ट की से स्लो। तो जैसे ये यहाँ पर ना बेवल मॉडिफायर है, इसका हम आगे देखेंगे। बेवल मॉडिफायर्स एक्चुअली यूज़ कहाँ पर होते हैं ज़्यादातर, जब हम इसमें ना प्रॉपर लाइट, जैसे सन, एक वर्चुअल सन क्रिएट करेंगे या कुछ इस तरह की लाइट्स वगैरह क्रिएट करेंगे ना, तो जो राउंड कॉर्नर्स होते हैं ना वहाँ पर लाइट काफ़ी अच्छे से बाउंस बैक करती है, मतलब काफ़ी अच्छा देखने को लगता है, शाइनिंग जैसे आ जाती है मटेरियल के अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर। वहीं शार्प कॉर्नर्स जो हैं वो उतनी लाइटिंग अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये रहता है इसमें। यहाँ पर ना और खूब सारे मॉडिफायर्स हैं, जैसे मैं फिर से एक क्यूब ले ले रहा हूँ। जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो तो यहाँ पर नीचे है सब डिवीज़न सरफेस, इसको भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। बट ये प्रोसीजरल मेथड है ना, तो जैसे ये हम ना ये वाली लाइन है ना, इन मॉडिफायर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो जैसे यहाँ पर एरे मॉडिफायर है, तो आप प्रोसीजरली यहाँ पर नंबर ऑफ़ काउंट्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब 5 कॉपीज़ आपने बना दी, उनके बीच में डिस्टेंस वगैरह आपने सेट कर दिया, मतलब ये प्रोसीजरली कंट्रोल कर पा रहे हो, तो ये हो गया एरे मॉडिफायर। अभी इसके अंदर ना और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम इनको आगे देख लेंगे जब इसका कोई प्रैक्टिकल करेंगे हम, ठीक है, एरे मॉडिफायर का। इसके अलावा बेवल है। हाँ, सबसे पहले एक बूलियन देख लेते हैं। बूलियंस का भी हम यूज़ करते हैं, बट एक मिनट। सबसे पहले मैं यहाँ पर ना एक मंकी ले रहा हूँ, और जो हम सबसे ज़्यादा ब्लेंडर में यूज़ करते हैं ना वो मॉडिफायर है सब डिवीज़न सरफेस। पहले उसका देख लेते हैं। देखो ये ना अभी लो स्टाइल में है, मतलब लो मतलब अगर मैं एडिट मोड में देखूँ तो अभी इसके पॉइंट्स ना काफ़ी दूर दूर हैं, ठीक है। तो इसको हम जिसके पॉइंट्स दूर दूर हो ना, ये उसको हम लो पोली बोलते हैं। इसी को अगर मैं सब डिवाइड कर दूँ, अभी मैं आपको बाद में बता दूँगा। हाँ, तो अभी ये काफ़ी डेंस ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। तो ये हाई पोली हो गई, हम इसको ऐसे बोलते हैं, पॉलीगन्स इसके इंक्रीज़ हो गए। अगर मैं यहाँ पर ऐड मॉडिफायर में जाऊँ और यहाँ पर सब डिवीज़न सरफेस ऑन कर दूँ, तो ये ना एक्चुअल में ज्योमेट्री को स्मूथ कर देता है, मतलब उसमें वर्चुअली ज्योमेट्री इंक्रीज़ कर देता है। वर्चुअली मतलब यानी कि प्रोसीजरली इंक्रीज़ कर देता है। अगर मैं एडिट मोड में जाऊँगा तो एडिट मोड में ना देखो यहाँ पर नीचे ना हमें इन्फॉर्मेशन दिख जाती है ब्लेंडर के नीचे, ये स्टेटस बार है। इन केस अगर आपको ये नहीं दिख रही है ना, तो स्टेटस बार में ना आप राइट क्लिक करके ना इनको इनेबल कर सकते हो, सीन स्टैटिक्स, सीन ड्यूरेशन, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वीडियो मेमोरी आपकी, ठीक है। और आप हर जगह ना ब्लेंडर का स्क्रॉल, माउस का स्क्रॉल व्हील यूज़ कर सकते हो, ये आई थिंक हमने देखा था। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर भी स्क्रॉल व्हील यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर अगर नंबर ऑफ़ पॉइंट्स देखूँ एडिट मोड के अंदर, तो ये ना 507 है, लगभग 500 पॉइंट्स हैं। बट देखो अभी मैंने प्रोसीजरली ना इसको इंक्रीज़ कर दिया है। देखो अभी 507 है, अगर मैं लेवल 1 करूँगा तो अभी 2000 हो गए, ठीक है। फिर से इंक्रीज़ करूँगा तो ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं, देखो अभी 7000 हो गए, ठीक है। और ये स्मूथ भी हो गए। थोड़ा सा ब्रो थोड़ा सा धीरे जाइए। ओके श्योर, ओके ठीक ओके, ठीक है। तो मैं आपको ना थोड़ा सा सब डिवीज़न सरफेस का द्वारा से बता देता हूँ। ठीक है। सब डिवीज़न सरफेस ना किसी भी चीज़ को ना सब डिवाइड कर देता है, मतलब उसको प्रोसीजरली स्मूथ कर देता है, बस इतना समझ लो कि स्मूथ कर देता है अभी के लिए। जैसे ये क्यूब है ना, इसके अंदर अगर मैं सब डिवीज़न सरफेस ऐड करूँ, तो इसमें ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे। हाँ, ज़्यादा पॉइंट्स आ गए और वो नज़दीक हो गए, मतलब एक तरह से नॉर्मलाइज हो गए या स्मूथ हो गए, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं अभी के लिए, मैं एक पल के लिए, हाँ देखो अभी ये सिलेंडर है ना, बट ये काफ़ी लो पोली है। लो पोली मतलब काफ़ी कम पॉइंट से बना हुआ है। इसके ऊपर एंड नीचे वाली ना फेसेस को मैं डिलीट कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे किए हैं हमने। इसके अंदर सब डिवीज़न ऐड कर रहा हूँ तो ये स्मूथ हो गया एक तरह से सिलेंडर। जनरली होता क्या है ना कि हम ब्लेंडर के अंदर कम पॉइंट्स के साथ काम करते हैं, ठीक है। कम पॉइंट्स के साथ काम करने से ना हम इजीली उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखो अभी इसमें सिर्फ थोड़े से पॉइंट्स हैं,
ये 8 दूनी 16 पॉइंट्स हैं, बट हमने सब डिवीजन सरफेस का यूज़ करके ना इसको स्मूथ कर दिया है। देखो तो हमें लग ही नहीं रहा है कि सिर्फ 16 पॉइंट से बनी हुई है। जितने कम पॉइंट से हम ज्योमेट्री बनाते हैं ना उतना हमारे लिए बेटर रहता है आगे चल कर के। ठीक है, आप इजीली स्मूथ कर सकते हो इन चीज़ों को। तो ये है, इसका भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे आगे। एक काम करते हैं, अभी ना हम एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं। ठीक है। लेट्स से एक चेयर या टेबल, चलो पहले टेबल बना के देखते हैं। तो टेबल बनाने के लिए ना मैं एक क्यूब ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं स्केल करूँगा। तो आप यहाँ से या तो यहाँ से स्केल टूल ले लो, और मुझे जेड एक्सिस में स्केल करना है ना, तो मैं इस ब्लू एरो को क्लिक करके इस तरह से नीचे ड्रैग कर दूँगा। तो या तो आप ऐसे स्केल कर लो। दूसरा मेथड है, आप यहाँ पर जाओ, जो मॉडिफायर के ऊपर वाला बटन है, आप यहाँ से भी स्केल कर सकते हो, जैसे जेड एक्सिस में, है ना। और आप चाहे तो शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हो। शॉर्टकट के लिए एस की प्रेस करी हमने स्केल के लिए, और जेड की प्रेस करी जेड एक्सिस के लिए। ओके। ज़्यादातर मैं ब्लेंडर में ना जब भी काम करता हूँ तो ना दो यहाँ पर ऑप्शन इनेबल कर देता हूँ। एक तो है यहाँ पर कैविटी से ना अभी ऑब्जेक्ट को देखना, जब मैं कैविटी ऑन करूँगा तो थोड़ा और अच्छे से दिखता है हमें। अभी जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ना तो वो इजी रहता है मतलब काम करना। ठीक है, कॉर्नर्स अच्छे से हमें दिख जाते हैं। दूसरा एक और मैं काम करता हूँ, इसको ना स्केल कर दे रहा हूँ टेबल की साइज़ का। लेट से रफली यहाँ पर इतना रख देता हूँ। आप डिफरेंट व्यूज़ में जा कर के ना एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। ओके, यहाँ पर मैं शॉर्टकट जो यूज़ कर रहा हूँ ना वो मैं एस की प्रेस कर रहा हूँ। और शुरू में ना ये आपको शॉर्टकट यूज़ करने में दिक्कत होगी, तो मैं एस की प्रेस कर रहा हूँ और मिडल क्लिक प्रेस कर रहा हूँ। और ये मैंने ग्रीन एक्सिस में इसको लॉक कर दिया, मैंने मिडल क्लिक रिलीज़ कर दिया। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही शॉर्टकट यूज़ करना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में आप बटन्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो वैसा कर लेंगे हम। बस एक क्यूब ले ली, उसको हमने फ्लैट कर दिया। दूसरी एक क्यूब ले लेंगे, उससे 4 लेग्स बना देंगे। अभी हम बिल्कुल सिंपल मेथड फॉलो कर रहे हैं। बस इसको जेड एक्सिस में कर दिया, इसको यहाँ पर रख दिया। बाद में धीरे धीरे ना हम कुछ एडवांस मेथड से इसी टेबल को थोड़ा बार बार बना के देखेंगे, कुछ शॉर्टकट्स का यूज़ करके। आप कभी भी यहाँ पर इन एक्स वाई जेड के ऊपर प्रेस करके ना डिफरेंट व्यूज़ ले सकते हो। और आप कौन से व्यू में हो ना, हाँ आप कौन से व्यू में हो आपको यहाँ पर देख करके पता चल जाएगा। जैसे अभी मैं टॉप में हूँ तो जेड से टॉप आता है, एक्स से लेफ़्ट राइट आता है, और वाई से फ्रंट एंड बैक आता है। ठीक है, तो जैसे टॉप व्यू से देखूँगा तो वो बढ़िया रहेगा। एक चीज़ और है यहाँ पर। देखो अभी मैं ना दो ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो कई बार ऐसा रहता है कि आप यहाँ पर ना वायर फ्रेम भी ऑन कर सकते हैं, इससे प्रॉपरली चीज़ें दिख जाती हैं। देखो अगर अभी मैं टॉप व्यू में हूँ ना, मैंने अगर ये वाला चीज़ डीसेलेक्ट कर दूँगा ना, ये वाली चीज़, तो मुझे नहीं दिखेगी अभी। मतलब इतना प्रॉपर नहीं दिखेगी, खास करके जब ये नीचे रहेगी इस तरह से, तो टॉप व्यू से ये नहीं दिखेगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप ये वायर फ्रेम ऑन कर सकते हो, मतलब वायर फ्रेम मोड में आपको ईजिली दिख जाएगी। और आप ना पीछे रखी हुई चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये जैसे कि ये टेबल के नीचे रखी थी ना। जी, अभी आपने वायर फ्रेम कैसे सिलेक्ट किया? देखो अभी ना अभी क्या है ना, जो पीछे वाला है ना, जो नीचे टेबल के नीचे वाले ये चीज़ है। ठीक है, नहीं वो रीजनिंग समझ आ गया, बट वायर फ्रेम एक्टिवेट कैसे किया? अच्छा ये यहाँ से ये वाला बटन है। अच्छा, ठीक है, इसका शॉर्टकट है वैसे जेड की, अगर आप जेड की अच्छा जेड की रहने दो। अच्छा हाँ, मेक श्योर ये भी ना इनेबल हो, ये आई थिंक ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है। हाँ, वायर फ्रेम, जब वायर फ्रेम ऑन हो ना तो ये भी ऑन हो। ये एक तरह से ना एक्सरे मोड है। ठीक है, तो ये ऑफ रहेगा तो अच्छे से फिर भी नहीं दिखेंगी। तो वायर फ्रेम और एक्सरे ये दोनों अगर ऑन होंगे ना तो अच्छे से दिख जाएंगे। आप सॉलिड व्यू में भी ना एक्सरे ऑन कर सकते हैं, तो भी आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा हल्का हल्का दिख रहा है। मतलब एक तरह से एक्सरे विजन की तरह दिखता है। तो ये है इसका बटन, इसका शॉर्टकट है Alt+Z। तो मैं इसका शॉर्टकट का काफ़ी यूज़ करता हूँ। जैसे अभी मुझे लेग सिलेक्ट करनी है ना, तो वो मैं ईज़िली नहीं कर पाऊँगा,
तो मैं अगर अल्ट जेड प्रेस करूँगा तो मैं इजीली सिलेक्ट कर पाऊँगा। अच्छा, ब्लेंडर के अंदर ना सिलेक्शन का एक और मेथड है, पहले हम वो देख लेते हैं। देखो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ यहाँ पर। ये मेरे पास ना 1 2, मैंने एक्चुअली ना 3 ऑब्जेक्ट बना दिए हैं, ठीक है। एक ये बीच वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। मैं यहाँ पर टॉप व्यू में जा रहा हूँ। मैं अल्ट जेड प्रेस कर रहा हूँ, अल्ट जेड से वो एक्सरे ऑन हो जाएगा। आप चाहें तो वायर फ्रेम को भी इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। ब्लेंडर के अंदर ऐसा एक फ़ीचर है ना कि जैसे अभी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आपको पता है इस जगह पर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक बार क्लिक करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, दोबारा क्लिक करूँगा तो दूसरा, और मतलब साइकिल होता रहेगा तीनों सिलेक्शंस में। ओके ओके ओके। तो ये फ़ायदा है इसका। तो अगर एक बार चीज़ सेलेक्ट ना हो तो आप बस 2-3 बार 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 प्रेस करके ना उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक और है। ऐसी सिचुएशंस में ना इनको प्रॉपर रीनेम करना इजी रहता है। जैसे जब चीज़ें ओवरलैप होने लग पड़ती है ना, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके और मतलब प्रॉपर नाम दे सकते हैं ताकि आपको बाद में इशू ना रहे कोई, ठीक है, कौन सी क्या चीज़ है। एक और चीज़ है, अगर मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ना आप रैंडम ऑन कर लिया करो। रैंडम हमें ये हर ऑब्जेक्ट ना हमें रैंडम कलर्स में दिखता है। जैसे अभी मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा तो ये रैंडम कलर्स आते रहेंगे। तो वो थोड़ा विजुअली देखने में इजी रहता है चीज़ें, ठीक है। अभी मुझे पता है एक पीछे भी एक क्यूब है ना, तो मैंने बस 2-3 बार क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, तो एक्स की प्रेस करके इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, अब मैं टॉप व्यू में जाऊँगा। यहाँ पर मैं वायर फ्रेम ऑन करूँगा और वायर फ्रेम से ना ऑटोमेटिक ये भी इनेबल हो गया, एक्सरे भी। कई बार नहीं होता है, अगर आपने ऑफ रखा होगा तो आप इसको ऑन कर लेना। और आप यहाँ पर ऐसी चीज़ें ना टॉप व्यू से आसानी से। अच्छा, एक और चीज़ है, बट पहले मैं इसी को दिखा देता हूँ। देखो अब मैं इनको ना डुप्लीकेट करके इजीली रख सकता हूँ, ठीक है। ओके। अभी इन व्यूज़ का ना हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ रहता है एक तरह से। अभी मैं आपको बताता हूँ उस क्यों। अभी क्या है कि अगर एक लेग है ना, कई बार क्या होता है ना, हम इसको 3D व्यू में, इसी व्यू में ना मूव करने की कोशिश करते हैं। लेट से इस लेग को मुझे आगे लेकर के जाना है, तो जनरली शुरू में हम क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट जी प्रेस किया और इसको ऐसे आगे लेकर के चले गए, ठीक है। अभी हमें लग रहा होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर आ गया है, बट ये ना एक्चुअली में आया नहीं होता है, क्योंकि 3D व्यू होता है ना। तो देखो ये बीच में शिफ्ट हो गया, है ना। तो 3D व्यू में ना डायरेक्टली चीज़ें मूव करने से हमें ऐसा लगता है कि वो उसी जगह पर है, बट जब हम देखते हैं, देखो अभी मैं देखा तो ये गलत जगह पर था। हम क्योंकि रफ़ पोजीशन बनाते हैं, बट अगर आप इसमें अभी आप कैसे ठीक करेंगे, या तो आप इन एरोज़ का यूज़ कर सकते हैं, ये मूव वाली जो एरो हैं। अब अगर आप रेड में मूव करोगे तो आपको पता है कि रेड में ही मूव हो रहा है, मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ पर था ना, उतना ही यहाँ पर भी रहेगा। एक तो ये है कि आप एरोज़ का यूज़ कर लो। दूसरा ये है कि अगर आप किसी भी व्यू में हूँ, लेट से मैं अगर टॉप व्यू में हूँ ना यहाँ पर, अब अगर मैं चीज़ों को ना रफली मूव करूँगा, यहाँ पर कहीं पर भी रख दूँ मैं, तो ना ये अप एंड डाउन मूव नहीं होंगे। अप एंड डाउन मतलब ये वाला इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो अगर मैं जेड एक्सिस में हूँ तो मैं इसको 2 एक्सिस में ही लॉक कर सकता हूँ। आपको पता चल जाएगा, ये आपको 2 एक्सिस दिख जाएंगे, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। तो आप जेड एक्सिस में, यानी कि जेड एक्सिस जो अप एंड डाउन वाली एक्सिस है, उसमें गलती से मूव नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही केस एक्स एक्सिस में भी है। अगर आप जैसे मैं यहाँ पर फ्रंट व्यू में हूँ, तो फ्रंट व्यू में भी ना, जैसे फ्रंट व्यू में चीज़ को मैं आगे और पीछे नहीं कर सकता, यानी कि वाई एक्सिस में, जो ये वाली वाई एक्सिस है, इसमें गलती से मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये फ़ायदा रहता है मतलब इन व्यूज़ में जाने का ना और मॉडल करने का। जैसे अभी मैं टॉप में जा कर के ना आसानी से इसको यहाँ पर रख सकता हूँ, और इसका डिस्टेंस उतना ही रहेगा जैसे यहाँ पर है। जबकि मैं 3D में मूव करूँगा तो ये ऊपर और नीचे आ सकते हैं गलती से, मतलब ये देखो ऊपर हो गया, है ना। ओके, तो ऐसा रहता है। अभी हम रफली इनको प्लेस कर लेंगे, बाद में हम देखेंगे कि बिल्कुल प्रिसाइज कैसे करना है, ठीक है। तो अभी मैं रफली रख रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 और शिफ्ट डी का यूज़ कर रहा हूँ मैं, जी, ठीक है। तो ये रख दिया। बस इन दोनों का ध्यान रखना। मैं देखो अभी अल्ट जेड प्रेस कर रहा हूँ ना, तो कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे, ब्लैक दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी।
तो मुझे ये सॉलिड में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैंने अभी बिल्कुल सिंपल टेबल बना दिया। अभी ना मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया है। बाद में हम एक ऑब्जेक्ट के साथ ही सीखेंगे। अगर इसी की चेयर बनानी हो तो मैं इसी को डुप्लीकेट करूँगा, जेड एक्सिस में लॉक करूँगा, एस की प्रेस करूँगा और आई थिंक ये वाई है। हाँ, शुरू में आपको थोड़ा इशू रहेगा कि कौन सी एक्सिस में आपको स्केल करना है ना, तो आप आसानी से ना एक्स प्रेस कर लो, वाई प्रेस कर लो। आप कभी भी ना एक्स वाई जेड प्रेस कर सकते हो, तो आप कभी भी टेस्ट कर सकते हो चीज़ों को अगर शुरू में पता ना चले तो। ठीक है, देन धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एक्सिस में मूव करना है। देन यहाँ पर रखूँगा तो जैसे चेयर वगैरह बन गई। ठीक है, या जो भी स्टूल बेंच जाता था वो बन गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आउटलाइनर के बारे में भी देख लेते हैं हम। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि यहाँ पर फोल्डर्स में चलो अच्छा कर लेते हैं। जैसे ये टेबल है ना अभी, तो हम क्या करेंगे ना, इसको एक नया फोल्डर बना देंगे इसके लिए। एक्चुअली चीज़ें ना हमें साथ में ऑर्गेनाइज़ करने पड़ती हैं। जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं ना तो वो ईजी रहता है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके ना एक नई कलेक्शन बना सकते हो। बाय द वे इसका शॉर्टकट है, अगर आप माउस की यहाँ पर रखोगे ना कहीं पर भी और सी की प्रेस करोगे तो नई कलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो सी इसका शॉर्टकट है, या फिर ये वाला बटन। देन डबल क्लिक करके लेट्स से मैं इसको टेबल नाम दे रहा हूँ। अब क्या चाहता हूँ ना कि मैं क्या चाहता हूँ कि अभी ये जो टेबल है ना वो इस वाली कलेक्शन के अंदर, यानी कि इस वाले फोल्डर के अंदर चले जाए। तो इसके भी मल्टीपल मेथड्स हैं। जैसे मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, मैं इसको प्रॉपर नाम दे दूँगा। जैसे लेट्स से मैंने इसका नाम दे दिया बेस। जब आप रीनेम करते हो ना तो इनका रैंडम कलर चेंज होता रहता है। ठीक है, आप यहाँ पर भी F2 प्रेस करके चेंज कर सकते हो नाम। लेग, जैसे मैंने कुछ भी नाम रख दिया, लेग 1, लेग 2, लेट्स से लेग 3 एंड लेग 4। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इस वाली कलेक्शन के अंदर चले जाए। तो इसके मल्टीपल मेथड्स हैं। एक तो आप यहाँ पर ना शिफ्ट की क्लिक करके सभी को सिलेक्ट करके सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये इस कलेक्शन के अंदर आ गए। कलेक्शंस बनाने का फ़ायदा ये रहता है कि आप अभी क्या है ना कि आप किसी भी, जैसे मुझे बेस, ये आई थिंक हमने देख लिया था शायद पिछली वीडियो में, है ना। अच्छा चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मतलब आप या तो सिंगल ऑब्जेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हो या पूरी की पूरी कलेक्शन को। ठीक है, ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस तरह से ना मॉडलिंग कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ी इसकी ना 3D में प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे कि खैर ये तो आप बना लोगे, बट जैसे अगर आपको सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ बनाना हो, सही अभी ना मैं सेम टेबल सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ बना के दिखाता हूँ आपको। ओके, अच्छा यहाँ पर हम दो तीन एडिट मोड वाले कुछ और देख लेते हैं। तो मैं एस की प्रेस करूँगा, जेड की प्रेस करूँगा, एस एक्स एंड एस वाई। तो थोड़ा सा जैसे हमने टेबल की तरह बना लिया। अभी ना मुझे नीचे से लेग्स निकालनी है। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर फेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। फेसेस मतलब जैसे ये एक बड़ा फेस है ना, मैं यहाँ से आप छोटे करेंगे तो उसको एक्सट्रूड करोगे। हाँ, फिर एक्सट्रूड करेंगे। तो ये वो क्रिएट कैसे करने हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप राइट क्लिक करके सब डिवाइड करोगे तो जैसे अभी एक के 4 बन गए, फिर से राइट क्लिक करके सब डिवाइड करोगे तब जैसे उतने मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, एक मेथड तो ये है, बट जनरली देन देखो मैंने ये चारों सेलेक्ट किए। थोड़ा अंदर की तरफ करना है ना मुझे, तो मैंने आई प्रेस कर दिया। ठीक है, तो आई से इनसेट बन गया इनका, और बस अब इसको एक्सट्रूड कर दिया। तो ये फिर से एक बार वो क्या किया अभी आपने? हाँ चलो मैं दिखाता हूँ। देखो ये मेरे पास क्यूब था ना एक। आप किसी भी चीज़ को ना सब डिवाइड कर सकते हो, मतलब उसको बीच में से इक्वली डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसके 4 बन गए, फिर से राइट क्लिक कर दिया तो 8 बन गए, मतलब 16 बन गए। डबल डबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो मैं नीचे से कर रहा हूँ सब डिवाइड। आई थिंक इतना ठीक रहेगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा,
अभी या तो मैं इसको ना डायरेक्ट E4 एक्सट्रूड कर सकता हूँ, बट मुझे थोड़ा ना सा ना स्पेस चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने अंदर की तरफ ना फेस क्रिएट कर दिया, उसका शॉर्टकट है आई की। आई से होता है ओके इनसेट, ठीक है, तो वो शॉर्टकट याद रख लेना। मतलब फेस के अंदर ओके नया फेस क्रिएट हो जाता है, ठीक ओके ओके है ना। तो इसका शॉर्टकट है आई की। देन अगर आप इसको ई प्रेस करोगे तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा, और ये ना हमेशा बाहर की तरफ एक्सट्रूड होता है। जैसे ये फेस है, यहाँ पर एक्सट्रूड ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पर साइड की तरफ होगा। ये एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं किसी भी ना फेस का नॉर्मल, ठीक है। थोड़ा इसका थोड़ा हम बाद में देखेंगे। आ, बाकी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना लोकल एंड इसके ग्लोबल के बारे में बता देता हूँ आपको एक बार। तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। इसकी ना आप प्रैक्टिस कर लेना बाद में, ठीक है, फिर कोई इशू आएगा तो देख लेंगे। थोड़ा हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अभी। जनरली हम चीज़ों को ना इस ग्रिड के ऊपर बनाते हैं। ये जो ग्रिड है ना अभी दिख रही है आपको, मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अगर मैं अभी फ्रंट या राइट किसी भी व्यू में जाऊंगा तो इस रेड लाइन से मतलब एक तरह से ऊपर बनाते हैं ताकि ग्राउंड फ्लोर में आ जाए, ठीक है। ये नीचे नेगेटिव में ना रहे, तो यहाँ पर रख के अच्छा जब मैं हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ पर रख सकते हो। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं लोकल एंड ग्लोबल का। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ इस टेबल को। ग्लोबल एंड लोकल में फ़र्क क्या है, ठीक है। ग्लोबल एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस, ये ग्रीन रेड और जो ब्लू वाली हमेशा टॉप वाली रहेगी, ठीक है, वो वाली एक्सिस है यहाँ पर। बट जब हम लोकल की बात करते हैं ना तो वो हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। जब ग्लोबल की बात होगी तो पूरा जो वर्ल्ड है, मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हमारा कहाँ पर है, वो हमेशा वहीं पर रहेगा, है ना। बट जैसे मैं किस डायरेक्शन में फेस कर रहा हूँ वो आ जाता है एक तरह से लोकल व्यू में, ठीक है। तो लोकल व्यू मतलब अभी क्या है, इसको देखने के लिए ना हम इन बटन्स का यूज़ करेंगे। अभी अगर मैं लोकल ग्लोबल करूँ तो ये बटन्स ऐसे ही हैं, लोकल करूँ तो भी बटन ऐसे ही हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन में क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट का जो लोकल होता है ना वो ग्लोबल के जैसा ही होता है। मतलब इसकी जेड एक्सिस भी ऊपर की तरफ ही होगी, ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सिस भी इसी तरफ होगी। बट जब मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर देता हूँ, जैसे मैंने आर की प्रेस करी और मूव कर दिया, तो अभी आप देखो इसकी जेड एक्सिस ना इस तरफ चली गई, ठीक है। मतलब ये टिल्ट हो गया ना एक तरह से। तो अब ये इसकी लोकल है। जब हम बात करेंगे ग्लोबल एंड लोकल की, तो ग्लोबल जी मतलब जी पूरे ग्लोबल की, तो ग्लोबल में जेड एक्सिस हमेशा ऊपर की तरफ है, ठीक है। और जब हम लोकल की बात करेंगे तो लोकल मतलब इसका हेड किस तरफ है ना, तो वो इसकी जेड एक्सिस हो जाएगी। हाँ तो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने एक, अच्छा ये ना मैंने 3D कर्सर लिया है, ठीक है। आई थिंक मैं दोबारा से रिपीट कर देना, थोड़ा सा चीज़ें रिफ़्रेश हो जाएंगी। ये 3D कर्सर है, जहाँ पर ये 3D कर्सर रहता है ना, चीज़ें वहीं पर ऐड होती हैं नई नई, ठीक है। तो इसका बटन है ये वाला, और इसका टूल बार है T4 टूल बार, आप ले सकते हो। जहाँ पर ये 3D कर्सर होगा नए ऑब्जेक्ट्स यहीं पर ऐड होंगे। इसका मुझे इस बटन को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस राइट क्लिक, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पर रख दिया, मैं शिफ्ट ई प्रेस कर रहा हूँ, एक मैं क्यूब ले रहा हूँ, मैं इसको ना थोड़ा स्केल कर दे रहा हूँ एक तरह से रफली। लेट से मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया। इसको मैं रोटेट कर दे रहा हूँ किसी भी एक, आई थिंक वाई एक्सिस में ठीक रहेगा। हाँ अभी ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर दो ले रहा हूँ ऑप्शन, एक में मैं ग्लोबल बताऊँगा, एक मैं लोकल बता दूँगा। तो अभी अगर मैं ग्लोबल के ऊपर जा रहा हूँ, लेट से मुझे इसको स्केल करना है, ठीक है। मैं फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ, या चलो इसी व्यू में रह के लेट से मुझे इसको स्केल करना है। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए स्केल बटन का यूज़ कर ले रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो अभी ना मैं इसको इस तरह से स्केल करना चाह रहा था, मतलब इसकी थिक जो हाइट है वो कम करना चाह रहा था, बट वो ग्लोबल में नहीं होगी। अगर देखो अगर मैं ग्लोबल में करने की कोशिश करूँगा ना तो वो स्क्वीज़ हो जाएगी, क्योंकि ग्लोबल हमेशा इस तरह से और इस तरह से है, ठीक है। तो इस मोड में मैं अगर करूँगा तो हो तो जाएगी, बट अगर आप अच्छे से देखोगे ना, जैसे यहाँ पर तो इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो ये ना देखो अब क्यूब नहीं रहा है, ये रेक्टेंगल की तरह बन गया है, थोड़ा स्क्वीज़ हो गया है, ठीक है।
ये स्टार्टिंग में क्यूब था हमारा, हमने सिर्फ एक एक्सिस में ही स्केल किया था। देखो अभी क्यूब की तरफ दिख रहा है, दोनों एक्सिस बराबर हैं, एक्स एंड वाई, ए और बी साइड्स इसकी। बट जब हमने ग्लोबल में इसको स्केल किया, मैं फ्रंट व्यू में दिखा रहा हूँ, जब हमने इसको ग्लोबल में स्केल किया तो ये ना एक्चुअली ये 2 पॉइंट्स हैं ना, तो यहाँ से इसको स्क्वीज़ हो गई, ठीक है, ये स्क्वीज़ हो गया और ये स्क्वीज़ हो गया। तो ये ग्लोबल में काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर लोकल कर दूँगा तो अब ये इसी डायरेक्शन में स्क्वीज़ होगा, तो अब यानी कि परफेक्टली स्क्वीज़ हो जाएगा यहाँ से लेकर, अब इसका एरो यहाँ पर हो गया। तो अब अगर मैं स्क्वीज़ करूँगा तो ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट नहीं होगा, ये क्यूब ही रहेगा। देखो अभी अगर मैं इसको यहाँ से इस एक्सिस में स्क्वीज़ कर रहा हूँ और टॉप व्यू में देखूँगा तो ये एक्चुअल में यहाँ पर ये क्यूब ही रहा है। अभी यहाँ पर ना एक्चुअल प्रॉपर हम नहीं देख पा रहे हैं डिफरेंस, क्योंकि ये क्यूब है। अगर कोई अलग ऑब्जेक्ट रहेगा ना तो उसमें आपको ज़्यादा पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक आपको इसका थोड़ा लगा ना पता है, इसका लोकल का एंड ग्लोबल का। जी जी। ओके। बाकी यहाँ पर नॉर्मल एंड, चलो व्यू का देख लेते हैं। व्यू क्या चीज़ है, हम सारे यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पर। व्यू की चीज़ है कि जिस एंगल में आप देख रहे हो ना, तो चाहे आप किसी भी एंगल में देख रहे हो, एक्स एक्सिस हमेशा इसी तरफ रहेगी। हाँ, जेड एक्सिस कहाँ पता नहीं कहाँ पर है, बट देखो एक्स एक्सिस हमेशा इसी तरफ रह रही है, ठीक है। तो मतलब व्यू के हिसाब से आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आती है। तो व्यू के इसका भी नहीं, हमें मतलब एक्स एक्सिस तो समझ नहीं आया, एक्स एक्सिस तो ऊपर दिया है ना डायरेक्शन। एक मिनट, देखो ग्लोबल में क्या है ना, एक मिनट, आई थिंक ये किसी और ऑब्जेक्ट के साथ ना हम करके देखते हैं, उसमें ज़्यादा, क्यूब तो एक बिल्कुल ही इक्वल चीज़ है ना, तो उसमें थोड़ा प्रॉपर डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। ये ग्लोबल है, ठीक है। ग्लोबल में हमेशा चीज़ें ग्लोबल एक्सिस पर रहेंगी, जैसे नॉर्थ हमेशा इसी तरफ रहेगा, हम चाहें तो घूम घूम कर देख सकते हैं। अब हमारे लिए जैसे नॉर्थ ये हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, अब इस डायरेक्शन में हो गया। मैं रेड एक्सिस को लेट से नॉर्थ मान के चल रहा हूँ, है ना, तो इसको मैं रोटेट करके देख सकता हूँ, मतलब रोटेट कर सकता हूँ, बट एक्चुअल में ये रोटेट नहीं हो रहा है, ये उसी डायरेक्शन में रह रहा है। लोकल व्यू में ये ऑब्जेक्ट की लोकल व्यू, मतलब जो इसका टॉप एंड बॉटम था उस बेसिस पर आ रहा है। और यहाँ पर व्यू में ना हमेशा व्यू में ये चेंज हो जा रहा है। व्यू में देखो, मैं किसी भी एक्सिस में कहीं पर भी रोटेट करके देख रहा हूँ ना, मेरे लिए एक्स एक्सिस हमेशा, आप इसको ना 2 डायमेंशनल व्यू की तरह समझ लो, मेरे लिए एक्स एक्सिस हमेशा ये वाली रहेगी, ठीक है। इस स्क्रीन को देखो अभी आप, स्क्रीन में मेरी हमेशा एक्स एक्सिस ये रहेगी और वाई एक्सिस हमेशा ये रहेगी, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट को आई थिंक इसका हम प्रैक्टिकल कर देखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये अभी स्क्रीन के हिसाब से है, अभी मैं ना ऑब्जेक्ट को स्क्रीन में इस तरफ या उस तरफ करना होगा, तो मैं इसका व्यू का एडजस्ट व्यू का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। आई थिंक अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसमें। हाँ, थोड़ा सा हो रहा है यार confusion। चलो कोई बात नहीं, इसका हम कोई बेटर एग्जांपल ले लेंगे बाद में, ठीक है। अभी के लिए ना जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ग्लोबल एंड लोकल ही है। एक नॉर्मल भी रहता है, बट नॉर्मल हम एडिट मोड में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो ज़्यादातर ये इन्हीं दोनों का यूज़ करते हैं, तो इनका ही करेंगे अभी के लिए। दूसरा एक और चीज़ है जो हमें देखने वाली है, पहले उसको जान लेते हैं, इसका हम ना बाद में आएंगे व्यू वाली में, ठीक है। दूसरा ये चीज़ है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट। मतलब इस ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट मतलब आप समझ लो ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। जैसे हर एक ऑब्जेक्ट का हमने कल देखा था परसों कि हर ऑब्जेक्ट का ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर रहता है। आप रियल वर्ल्ड में तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते ना, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा, बट 3D ऑब्जेक्ट में हम कहीं पर भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। चीज़ें यहीं से स्केल होंगी, मतलब इसी बिंदु के ऊपर स्केल होंगी, रोटेट भी इसी पॉइंट से होंगी, ठीक है। बट इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर मीडियन पॉइंट थोड़ा और एक्यूरेट हो जाता है, इसका हम देखेंगे थोड़ी देर में, बट मैं ना 3D कर ये जो येलो डॉट है ना, इसकी जगह मैं 3D कर्सर का भी यूज़ कर सकता हूँ।
मैं अगर यहाँ पर फ्रंट व्यू में जाऊँ तो बेटर दिखा पाऊँगा। हाँ, जैसे अभी मैं यहाँ पर फ्रंट व्यू में हूँ ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये था आई थिंक मेड इन पॉइंट। तो तब मैं चीज़ें स्केल कर रहा था तो इस ओरिजिन पॉइंट से स्केल हो रही थी, ठीक है। बट अगर मैं इसको 3D कर्सर कर दे रहा हूँ ना, तो जहाँ पर मेरा 3D कर्सर रहेगा चीज़ें वहाँ से रोटेट होंगी, मतलब वो एज आ ओरिजिन पॉइंट बिहेव करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ जी पर रख रहा हूँ तो यहाँ पर रोटेट हो रही है। स्केल करूँगा तो यहीं पर स्केल होगी, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर मतलब आप 3D कर्सर को एज आ ओरिजिन पॉइंट ले सकते हो। तो ये किसका यूज़ केस है 3D कर्सर का। दूसरा यहाँ पर है एक एक्टिव एलिमेंट, अभी इसका भी हम देखते हैं। उसके लिए ना वो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में काम करता है। मैं 2-4 ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूँ। अभी मैं इसको रीसेट कर दे रहा हूँ। जब मैं सबको सिलेक्ट करूँगा तो इनका कलेक्टिव जो रहेगा ओरिजिन पॉइंट ना, वहाँ से चीज़ें स्केल होंगी, जो जहाँ पर ये गिज़्मो दिख रहा है आपको। इसमें यहाँ पर मैं 3D कर्सर आपने देख लिया। एक है एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट मतलब जो मैंने ऑब्जेक्ट ना लास्ट में सेलेक्ट किया होगा। हमने उस दिन देखा था कि 2 तरह की सिलेक्शंस होती हैं, एक एक्टिव ऑब्जेक्ट और बाकी नॉर्मल सिलेक्शन। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट और लेफ़्ट क्लिक करके लास्ट में सेलेक्ट करते हैं ना, वो एक्टिव ऑब्जेक्ट बन जाता है। मतलब इस केस में क्या है कि हमने एक्टिव एलिमेंट लिया है ना, तो ये एज आ ओरिजिन पॉइंट बिहेव करेगा, इस ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। तो चीज़ें इस टेबल के पास स्केल हो रही हैं, या इस क्यूब अभी मैंने ये कर दिया तो अभी यहाँ से रोटेट होंगी, ठीक है, इस सेंटर से, या यहाँ पर कर दिया तो अब यहाँ से रोटेट होंगी। मतलब वो चीज़ स्टेशनरी रहेगी, है ना, अपनी जगह पर ही रहेगी, ठीक बाकी है, चीज़, है ना। ठीक है। ये हो गया एक्टिव एलिमेंट। बाउंडिंग बॉक्स और मीडियन पॉइंट ना दोनों लगभग एक जैसे हैं, इनका भी हम देख लेते हैं। वैसे थोड़ा सा टेक्निकल, बट चलो देख ही लेते हैं, इसका कोई ज़्यादा इशू भी नहीं है। बाउंडिंग बॉक्स क्या चीज़ है? एक मिनट। हाँ, बाउंडिंग बॉक्स ना एक इमेजिनरी बॉक्स आप बना लो, मतलब जितनी इसकी बाउंड्री है ना, जैसे सभी ऑब्जेक्ट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं ना, तो उन सभी की कलेक्टिव ज्योमेट्री इतनी इतनी है, ठीक है। तो एक बॉक्स बना दिए मैंने चारों 3 डायमेंशनल। तो गिज़्मो इस बॉक्स के ना बीच में आ गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स और मीडियन पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाउंडिंग बॉक्स में ना एक इमेजिनरी एक ऐसा बॉक्स बन जाता है, मतलब जितने भी आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करे होंगे ना, उसकी एक बाउंड्री बन जाती है। जैसे ये एक बाउंड्री बन गई, ओरिजिन पॉइंट इसके एकदम सेंटर में रहता है, ठीक है। बट मीडियन पॉइंट में ना ये प्रॉपर जिसे सेंटर ऑफ मास रहता है, जैसे कि लेट से यहाँ पर ना मैं खूब सारे डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ, तो अब इस तरफ बाहर इंक्रीज़ हो गया ना एक तरह से ऑब्जेक्ट का। जी अभी अगर मैं सभी को सिलेक्ट करूँगा तो जिस तरफ भार ज़्यादा है, मतलब कलेक्टिव प्रॉपर ओरिजिन पॉइंट जहाँ पर होगा वहाँ पर आ गया। उस केस में ये बॉक्स मैटर नहीं करेगा, जो इमेजिनरी बॉक्स था, ठीक है। जी तो ये डिफरेंस है बाउंडिंग बॉक्स एंड मिड इन पॉइंट का। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको एक जैसे लगते हैं, क्योंकि जनरली हम जैसे बैलेंस्ड के ऊपर ही काम करते हैं, तो ये ऐसे रहेगा। तो तो ऐसे आपको, बाउंडिंग बॉक्स बस ओवरऑल उसके लिए मीडियन पॉइंट वो मैटर करता है हाँ कि हाँ, कितने मिड इन ऑब्जेक्ट। पॉइंट में, हाँ हाँ एकदम एग्जैक्ट बोल रहे हो आप। हाँ, मिड इन पॉइंट में ये मैटर करेगा कि कितनी वर्टिसेस वहाँ पर हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा जी भार रहेगा मतलब उतना ही सेंटर ऑफ मास। हाँ, सेंटर ऑफ मास उतना ही आ जाएगा। तो ये रहता है। ठीक अभी हम इनको इंडिविजुअली देख रहे हैं ना, बाद में हम इन सबको कंबाइन करके जब बनाना शुरू करेंगे ना, तो वो बढ़िया रहेगा। तब प्रॉपर चीज़ें और क्लियर होने लगेंगी। एक और चीज़ है यहाँ पर। अच्छा, एक और थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मैंने ना यहाँ पर 3D कर्सर यहाँ पर सेट कर दिया था। बाय डिफ़ॉल्ट जो पूरे वर्ड का जो ओरिजिन पॉइंट रहता है ना, वहाँ पर चीज़ें ऐड होती हैं, क्योंकि ये 3D कर्सर यहाँ पर रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस जी 3D जी कर्सर को रीसेट करने के लिए ना हमारे पास एक स्पेशली डेडिकेटेड मीनू है 3D कर्सर से रिलेटेड। उसका शॉर्टकट है Shift+S, ठीक है। तो ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, हम काफ़ी यूज़ करेंगे इसको। तो 3D कर्सर का मीनू जो है वो Shift+S है। यहाँ पर खूब सारे ऑप्शंस हैं।
हम ज़्यादातर 2 या 3 ऑप्शन से यूज़ करते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कर्सर टू वर्ड ओरिजिन। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो कर्सर मेरा रीसेट हो गया, ठीक है, बिल्कुल ओके। जो वर्ड का ओरिजिन था वहाँ पर आ गया। मैं अब फिर से कोई चीज़ ऐड कर सकता हूँ। चलो थोड़ा सा ना ये 3D कर्सर का ही देख लेते हैं हम। देखो एक चीज़ तो हमने ये देखी थी ना कि जहाँ पर ये 3D कर्सर रहेगा चीज़ें वहाँ पर ऐड होंगी, ठीक है, एक चीज़ हमने ये देखी थी। 3D कर्सर से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं। मैंने इस 3D कर्सर को ना किसी भी ऑब्जेक्ट के पास भी भेज सकता हूँ। लेट्स से मैं इस 3D कर्सर को ना इस ऑब्जेक्ट के पास भेजना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट एस प्रेस करूँगा एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है कर्सर टू सेलेक्टेड। तो जैसे ही मैं एक सेकंड यार, सॉरी, आप वापस बता सकते हो? हाँ भूल गया मैं। हाँ श्योर। मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम ना थोड़े 3D कर्सर के फीचर्स देख रहे हैं एक तरह से, ठीक है। ठीक है। ठीक तो है। हम इसके मतलब हमने इसके सिर्फ अभी एक ही फीचर देखा है कि जहाँ पर भी 3D कर्सर होगा चीज़ें वहाँ पर ऐड होंगी। और जी। हमने एक और फीचर इसका देखा कि हम ना यहाँ से ओरिजिन पॉइंट को एज अ 3D कर्सर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट वहाँ करके। से रोटेट होगा। हाँ वहाँ से रोटेट होगा या वहाँ से स्केल होगा जी। एक तरह से, है ना। जी। जी। तो ये दो अभी हमने सिर्फ 2 इसके फंक्शंस देखे। अभी ना हम 2-3 चीज़ें यहाँ पर और कर सकते हैं 3D कर्सर्स के साथ। जैसे कि क्या कर सकते हैं, एक चीज़ ये है कि मैं ना इस ऑब्जेक्ट को इस 3D कर्सर के पास ले जा सकता हूँ, ठीक है, या इस ओरिजिन पॉइंट को इस ऑब्जेक्ट के पास ले जा सकता हूँ। मतलब ये 2 काम भी मैं और कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे ना बाद में यूज़फुल रहते हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। अभी मैं ना इस वाले ऑब्जेक्ट को लेट से मुझे यहाँ पर रखना है, ठीक है, एग्जैक्टली इस पॉइंट में। ये जो ग्राउंड था ना यहाँ पर एग्जैक्टली मुझे रफली यहाँ पर रखना है। तो एक तो मेथड ये है कि आप इसको मैनुअली मूव करते रहो बार 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 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लेकर आ जाओ। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है ना कि आप 3D कर्सर को यहाँ पर रख दो शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करके, ठीक है, देखो 3D कर्सर वहाँ पर आ गया है ऑटोमेटिक। 3D कर्सर को हमने यहाँ पर रख दिया और हम ना ऐसा बोल सकते हैं कि हम इस क्यूब को बोल सकते हैं कि तुम 3D कर्सर के पास चले जाओ, ठीक है। तो वैसा हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा जिसको हमें 3D कर्सर के पास भेजना है, ठीक है, मैं शिफ्ट प्लस एस प्रेस करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन है सिलेक्शन टू कर्सर। मैंने जैसे ही जी। सेलेक्ट किया ये जल्दी से मतलब कर्सर के पास चला गया। ओके। ओके। इसका अपोजिट भी है, मैं इस 3D कर्सर को ना किसी ऑब्जेक्ट के पास भी बुला सकता हूँ। उसका शॉर्टकट जी। भी शिफ्ट एस ही है। तो मैंने शिफ्ट एस प्रेस किया, पहले मैंने सिलेक्शन को कर्सर के पास भेजा था, अब मैं कर्सर को सिलेक्शन के पास भेजूँगा। तो देखो जो 3D कर्सर है ना वो इस ऑब्जेक्ट के ओरिजिन पॉइंट के ऊपर आ गया। जी। ये आगे चल के ना हमें थोड़ा बेनिफिशियल रहता है, जैसे हमें चीज़ें रोटेट जैसे इसी 3D कर्सर से करनी हो तो हम यहाँ पर जी। अब 3D कर्सर सेलेक्ट करके ना अब इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके थोड़ी टेक्निकल हो गए। इस तरह से ना चीज़ें मूव करना थोड़ा इजी रहता है। मैं इस ऑब्जेक्ट को जल्दी से यहाँ पर भेज पाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पर 3D कर्सर रखूँगा एंड शिफ्ट एस प्रेस करके इस सिलेक्शन को मैं कर्सर के पास भेजूँगा, ठीक है। तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह एक तरह से टेलीपोर्ट करना वो थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, अभी हमने ये 3D कर्सर के थोड़ी सी शॉर्टकट देख लिए, थोड़ा सा मॉडिफायर देख लिया। एक और नई चीज़ देख लेते हैं। वो है उसको हम बोलते हैं लूप कट। देखो अभी ना मैंने एक टेबल थोड़ी देर पहले हमने एक टेबल बनाया था और हमने ना इसको इसके नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करके ना सब डिवाइड किया था, ठीक है, इस तरह से। बट यूजुअली हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। इससे ना ज्योमेट्री ब्रेक हो जाती है एक तरह से। अभी हमें नहीं दिख रही होगी बट हो जाती है। मैं अभी आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। जनरली ना हम चीज़ों में ना कट लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एडिट मोड में गया, लेट से मुझे हम कुछ क्या बनाएं मुझे ना लेट से
चलो पहले शॉर्टकट ही देख लेते हैं। उसका शॉर्टकट का नाम है कंट्रोल प्लस आर। ठीक है, कंट्रोल प्लस आर अगर मैं प्रेस करूँगा और किसी भी ना एज के ऊपर ले जाऊँगा तो मुझे ये एक येलो बार दिखेगी। ठीक है, ओके। पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ इसका काम क्या है, फिर थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा स्पीड बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ना मैं एक कट लगा सकता हूँ बीच में मैंने कट लगा दिया तो मैं फेस सिलेक्शन मोड में जा कर के यहाँ पर अब बीच वाले फेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से हमें इजी रहता है। मतलब हम राइट क्लिक करके सब डिवाइड नहीं करते हैं। अगर मुझे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा ना तो मैं राइट क्लिक करके सब डिवाइड नहीं करूँगा। जनरली हम कंट्रोल आर प्रेस करके इस तरह से कट लगाते हैं, तो इस तरह से हम सब डिवाइड करते हैं। ओके। एक्चुअली ना अगर मैं राइट क्लिक करके सब डिवाइड करूँगा तो सिर्फ ये वाला फेस सब डिवाइड होगा। ठीक है, बाकी नहीं हो रहे हैं। और ऐसा करने से ना ज्योमेट्री हमारी ब्रेक हो जाती है। हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे ब्रेक होती है। बट ज्योमेट्री मतलब हम प्रॉपर नहीं रही। ठीक है, एक तरह से आप समझ लो। तो हम कंट्रोल आर प्रेस करके कट लगाते हैं। पूरी की पूरी ज्योमेट्री में एक ब्लेड के साथ कट लगा देते हैं। तो आप कंट्रोल आर प्रेस करके इस तरह से कट लगा सकते हैं जहाँ जहाँ भी आपको बीच में स्प्लिट करना हो ना फेस को। अच्छा, इसका ये है कंट्रोल आर प्रेस मैंने किया, एज के ऊपर ले गया तो ऐसा आ गया। राइट क्लिक कर दिए तो ये कैंसिल हो गया। फिर से कंट्रोल आर किया, लेफ़्ट क्लिक कर दिए तो ये कन्फर्म हो गया। और ना नीचे यहाँ पर ये मीनू भी है, यहाँ पर आप कभी भी नंबर ऑफ़ कट्स इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इसका शॉर्टकट भी है वैसे। अगर आप कंट्रोल आर प्रेस कर रहे हो और माउस का स्क्रॉल व्हील रोटेट कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो, नंबर ऑफ़ कट्स इंक्रीज़ कर सकते हो। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ना वो पहले हम देख लेते हैं, फिर इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ, मैं लेफ़्ट क्लिक से इसको कंफर्म करूँगा। जैसे ही कंफर्म करूँगा ना ये मेरे माउस के साथ लॉक हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे ये एग्जैक्टली सेंटर में लगाना होगा ना तो मैं बस राइट क्लिक कर दूँगा, मतलब इस मूवमेंट को मैं राइट क्लिक करके कैंसिल कर दूँगा तो ये एग्जैक्ट सेंटर में लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने जैसे यहाँ पर कंट्रोल आर किया, लेफ़्ट क्लिक किया तो ये कंफर्म हो गया और साथ में मूव होने लगा, और राइट क्लिक कर दिया तो एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। इस तरह से हम इसको ना ज्योमेट्री को सब डिवाइड करते हैं। चलो कुछ बना के देखते हैं, सेम ही टेबल को अब बना के देखते हैं। अब हम नीचे से सब डिवाइड नहीं करेंगे, जैसे हमने सिर्फ एक फेस को किया था ना वैसे नहीं करेंगे। जी। ओके। ओके, वैसे ज्योमेट्री ख़राब हो जाती है, हम बाद में देख लेंगे कि एक्चुअल में कैसे ख़राब होती है। तो मैं एडिट मोड में जाऊँगा, मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा और यहाँ पर या तो मैं स्क्रॉल व्हील का यूज़ कर सकता हूँ, मतलब इस तरह से जैसे जितने मुझे चाहिए। लेट्स से यहाँ पर मैं रफली ले रहा हूँ अभी के लिए कुछ इतने। लेफ़्ट क्लिक करके कंफर्म कर दूँगा और एग्जैक्ट सेंटर में प्लेस करने के लिए राइट क्लिक कर दूँगा, मतलब मूवमेंट को कैंसिल करने के लिए। इस तरफ भी मैं आऊँगा। अच्छा, जिस डायरेक्शन में आपको डालना होता है ना उस एज के ऊपर आपको आना होता है। जैसे अभी मुझे यहाँ पर कट करना है ना, तो मैं अपने माउस को ना जब मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो मैं माउस को इस लाइन के ऊपर लेकर के आऊँगा। ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो मैं इस लाइन के ऊपर कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ तो देखो अब इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर लेकर जाऊँगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये इस अच्छा, ओके ओके है ना, ओके, ये इस एज ठीक है। के ऊपर मैटर करता है कि आप कौन सी एज के ऊपर लगा रहे हो। तो मैं इस एज के ऊपर आ रहा हूँ, कंट्रोल आर कर रहा हूँ, ओके कर दूँगा एंड मूवमेंट को कैंसिल करने के लिए राइट क्लिक कर दूँगा। अब मैं बॉटम वाला फेस में जा कर के जो भी मुझे चाहिए ना, मेक श्योर आप यहाँ पर फेस सिलेक्शन मोड में हो, इन चारों फेसेस को सिलेक्ट करके ठीक है। देन अपना व्यू एडजस्ट करके, जैसे अभी मैं ई प्रेस करूँगा ना इस सिचुएशन में तो मैं प्रॉपरली एक्सट्रूड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं अभी बॉटम में देख रहा हूँ या टॉप में देख रहा हूँ। तो मैं अपना व्यू इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा अपना, ठीक है, अकॉर्डिंगली। जी देन ई प्रेस करूँगा तो जी। ये एक्सट्रूड हो गया। इस तरह से एक्सट्रूड करने से और उस तरह से एक्सट्रूड करने से ना बहुत फ़र्क पड़ता है बाद में। जैसे अभी हमने इस तरह से एक्सट्रूड किया ना कंट्रोल आर प्रेस करके, तो ऊपर भी ना इक्वली सब डिवाइड हो गया। अब अगर मैं फर्दर इसको बाद में कुछ भी मॉडलिंग करना चाहूँ ना, जैसे यहाँ पर मैंने ई प्रेस कर दिया, सॉरी हाँ, ई प्रेस करके मैं इसको अंदर की तरफ ले गया, कुछ और बन गया। आई प्रेस कर दिया, ई प्रेस कर दिया,
मतलब कुछ भी रफली बना दी मैंने। अ, हम्म। एक मॉडलिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं ब्लेंडर में ना। अगर आप यही 3 चीज़ें सीख जाओगे, कौन सी 3 चीज़ें, मतलब उसकी प्रैक्टिस कर लोगे। एक है यहाँ पर ई की, ई फॉर एक्सट्रूड, आई फॉर हम्म। इंसेट, कंट्रोल आर फॉर हम्म। लूप कट। बस ये 3 शॉर्टकट हैं अभी। और बाकी 3 तो आपको ठीक है। आते ही हैं। बाकी 3 बेसिक कौन से हैं, एक जी फॉर ग्रैब, आर फॉर रोटेट एंड एस फॉर हम्म। स्केल, है ना। ये 3 और ये 3, हम्म। ई, आई एंड कंट्रोल आर। बाय द वे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं मिलता है ना, तो आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हो। इसका नाम है लूप कट। तो देखो ये इसका आइकन बना है, ठीक है। आप अगर इसको ओके। सिलेक्ट करोगे तो भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। बट जनरली हम ज़्यादातर शॉर्टकट के साथ ही काम करते हैं, ठीक है। देन ठीक है। यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। मतलब इन केस यहाँ पर बटन भी दिए हैं, बट जनरली हम शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं। शॉर्टकट्स ठीक है। काफ़ी फास्ट रहते हैं ना काम करने के लिए, इसलिए। हम्म। अ, अभी एक 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 ठीक है, छोटी। फिर मैं ये ट्राई कर लेता हूँ। हाँ, रुको 1 मिनट। आप ना एक कोशिश कर लेना, एक छोटा सा मैं क्या करें हम। 1 मिनट, मैं यहाँ पर क्यूब को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और मैं हम्म। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। जैसे मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया ना, मैंने एडिट मोड में गया। मैं ना एक एक फेस को सिलेक्ट करके ना सब डिवाइड नहीं कर सकता। बट अगर मैं ए की प्रेस करूँगा, ए से सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, ओके। हम्म। आ, हम्म। और राइट क्लिक करके सब डिवाइड करूँगा ना, तो ये परफेक्टली इस तरह से मैं कर सकता हूँ, मतलब सबको सिलेक्ट करके। एक एक को नहीं ओके। कर सकता। फिर से सब डिवाइड नहीं, करूँ। बट जब आपने शुरू में किया था सब डिवाइड करके एक्सट्रूड, तो फिर आपने एक फेस हाँ सेलेक्ट किया हाँ, था ना, मैंने या नहीं? जब मैंने सिर्फ बॉटम वाला फेस सेलेक्ट किया था ना, इस तरह से सब डिवाइड जी। करके, तो मैंने वैसे किया हाँ था। हाँ। सिर्फ एक फेस करने से ना अब सिमेट्री ब्रेक हो गई। जैसे इस तरफ 4 हो गई, इस तरफ 1 हो गया, तो वो एक तरह से प्रॉपर नहीं रहता है। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ क्या इशू आता है। अब इशू क्या है ना, कि मैं कंट्रोल आर जब प्रेस करूँगा ना, तो देखो ये हम्म। कट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में आ रहा है। तो हमारा कंट्रोल आर ब्रेक हो जाता है इस तरह से। अभी देखो, अभी अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो ये परफेक्टली बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब ये चारों तो डायरेक्शन में कट कर रहा है। बट जब तो मैं, बेटर है कि पूरा को सब डिवाइड करो और फिर जहाँ एक्सट्रूड करना है वहाँ कर लो। हाँ हाँ, उस तरह से कर सकते हो। ये सिंपल ऑब्जेक्ट्स में हाँ। काम करेगा, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम हमें कंट्रोल आर ही करना पड़ेगा, ठीक लूप है। कट, ठीक है। ठीक है, तो यही कंट्रोल सीख आर, लेते हैं हाँ, ना। इसका शॉर्टकट है लूप कट। हम्म। जिसे रुको एक ठीक है। मिनट। चलो अच्छा, कलर का मैं आपको कल बताऊंगा, फिर थोड़ी डाइस वगैरह हम कुछ बना के देख लेंगे। तब तक ना आप कुछ भी जैसे टावर जैसा कुछ बना के देख लो। जैसे ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है। आई फॉर इंसेक्ट, या कुछ भी रैंडम चीज़ बना के देख लो, जो बेसिक कुर्सी टेबल, या जो है ना कुछ बेसिक बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम्म। ओके। ठीक है। आप क्या हाँ, बना मैं सकते। प्ले अराउंड कर लूँगा आ, इन सब फीचर्स के। हाँ ठीक है। तो फिर क्या करें, बाकी हम कल कंटिन्यू करें। जी, कल करते हैं। और परसों भी फ्री है आप, या हाँ मैच हाँ देखेंगे? हाँ, मैं फ्री ही रहता हूँ अभी इस टाइम ना। तो जैसे अगर आपको ओके। 1 मंथ है तो आप देख लो, अगर आप जब जब फ्री हो ना तो मुझे बता देना, ठीक है, है फाइन। ना। और सुबह आपने कहा था 12 to 3 आप फ्री है? आ, सुबह आप मुझे मतलब बता देना जब भी आप फ्री रहोगे ना। एक बार जी। मुझे व्हाट्सएप में बता देना, अगर मैं फ्री रहा तो। यूजली मेरी सुबह वैसे तो प्रोजेक्ट चलते हैं ना, बट उनको तो मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। जो मेरी क्लासेस चलती हैं, ओके। एक चलती है 3 या 4 बजे, वो कंफर्म नहीं रहती टाइमिंग ना। जैसे वो ओके। ऑफिस से आते हैं ना, तो उनकी टाइमिंग कंफर्म नहीं रहती, तो वो 3 या 4 बजे कभी भी आते हैं, अ, यहाँ की टाइमिंग के हिसाब से। अ, अच्छा। और एक रहती है और जब मेरी। भी आप तो क्या बोल रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ कि आप बता दीजिए जब भी। अ, मैं मतलब अब सुबह फ्री रहता हूँ। सुबह सुबह आप कभी भी बोलो, सुबह से 1-2 बजे तक, ठीक है। सुबह से प्रोजेक्ट्स तो एक मैं दो आगे बजे पीछे शिफ्ट कर लूँगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। अ, आ, आप
आप कब फ्री रहते हो वैसे? जैसे अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके। जैसे अभी मैं फ्री हूँ, ओके। बट कुछ प्रोजेक्ट शायद शुरू होगा। अ, वो पता नहीं कब शुरू होगा एग्जैक्टली, डिपेंड करता है प्रोफेसर पे। अच्छा, तो आपको वो हॉलीडेज़ में ही शुरू हो जाएगा क्या? हाँ, हो सकता है। अच्छा अच्छा। मतलब वो उन पे डिपेंड करता है कि कब से अवेलेबल है। अच्छा, और आपके प्रोजेक्ट किस किस तरह के रहेंगे फिर? हाँ, वो भी मैं 3-4 लोगों से बात कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा। तो अभी वो डिसाइडेड नहीं है। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपने वो मेरे फादर के लिए कुछ, आपने कुछ क्या हाँ एनिमेशन टाइप का बनाया था हार्ट हाँ का? हाँ, वो रियल डाटा को लेकर के हमने एक एनिमेशन बनाया था। अच्छा, तो उस मतलब वो काफ़ी मुश्किल है सीखना? नहीं, ऐसे मुश्किल मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको मेन बेसिक्स आते होंगे ना, तो फिर ऐसा रहता है ब्लेंडर हाँ, में कि आप बना लेते हो कुछ भी चीज़। जो बेसिक्स आप सिखा रहे हैं। हाँ, जो बेसिक्स, हाँ। जैसे पहले तो ओके। हमें टूल्स का पता होना चाहिए ना, जैसे जो बेसिक्स है ना। हाँ, जैसे अभी हम कुर्सी टेबल बना रहे हैं, बट वो आपके काम का नहीं है अभी के लिए, बट वही बनाना नहीं सीखेंगे तो जैसे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, है ना, एक तरह से वैसा रहेगा। हाँ। हाँ, तो जो बेसिक्स तो बनाना आगे, धीरे धीरे हम हुँ। एनिमेशंस भी बनाएंगे। वो भी सिंपल है यहाँ पर एनिमेशन, पूरी टाइमलाइन है यहाँ पर। हाँ, सिंपल है ये तो भी। मुझे लगा था कि पूरा महीना होगा, बट शायद नहीं होगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि कई दिन डबल, मतलब सुबह और शाम को भी कर सकते हैं, हाँ अगर आपके लिए ठीक हाँ, कर सकते हैं। ठीक है। जब भी आप फ्री हो ना, मुझे बस एक बार व्हाट्सएप में बता देना। ठीक है। अगर आपके पास मंथ नहीं है तो हाँ, फिर आपके उतना देख लेंगे। उतना आप डबल कर ठीक है। लेना। तो सुबह 1 या 2 बजे तक, और फिर ये शाम वाली टाइम है ना आपके हाँ, लिए? वैसे कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अ, ये वीडियो अपलोड कर दीजिए, मैं फिर देख लूँगा एक बार। ठीक है, वो लिंक वही रहेगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट प्लेलिस्ट बना दी है ना। जी, जी। तो उसी में देख लेना आप। ओके। ठीक है। कल आपका ये राखी कैसे रहा? बढ़िया रहा, आप सुनाओ। आप भाई भाई बहन है आपके? नहीं, मेरी सगी बहन तो नहीं है, मतलब वो मामा की अच्छा। लड़कियाँ, कज़न्स। मेरा भाई है एक। अच्छा, अ, जी। भाई है, ओके। जी। सही है। आप कितने भाई बहन हो? नहीं, मैं अकेला ही हूँ यार। अच्छा अच्छा। आपकी। बट अ, कजन्स काफ़ी सारे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे कज़न्स का भी। आपकी एज क्या है? एज 25 है यार। अच्छा अच्छा। अ, हाँ। अच्छा, आप तो एरोनॉट। आपकी, मेरी 26। जी जी, आप। ओके फाइन। हाँ, आप एरोनॉटिकल कर रहे हो ना? हाँ, एरोस्पेस कर रहा अच्छा, हूँ। एरोस्पेस, तो इसमें मतलब आप किस फील्ड में जाओगे, इसमें क्या रहेगा आपका? यार अभी 100% श्योर नहीं हूँ, बट मतलब दोनों इंटरेस्टिंग है। एरोनॉटिकल इंटरेस्टिंग भी है, और स्पेस इंडस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा अच्छा। एरोनॉटिकल, मुझे इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लाइक डिफेंस एप्लीकेशन। अच्छा अच्छा, डिफेंस में। मतलब हाँ, हाँ, मतलब अब। जैसे अ, अच्छा। हाँ, मतलब बहुत ही हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट, मिलिट्री टाइप के एयरक्राफ्ट, या अच्छा अच्छा। फिर या मिसाइल्स के एरोडायनामिक्स, वो सब पसंद है। वरना वरना स्पेस इंडस्ट्री तो बहुत पसंद है। आई थिंक भारत में बहुत वो भी हो रहा है आजकल, हाँ, अब तो प्राइवेटाइज। ग्रो भी काफ़ी कर रही है। इसरो तो वर्ल्ड क्लास है। हाँ, इसरो तो अभी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। हाँ, अ, काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी मतलब हाँ, परफॉर्मेंस दे नासा के रही है। बाद आई थिंक अब इसरो का काफ़ी नाम हो गया है। हाँ, तो ऐसे ही कुछ करने का मन करता है। अच्छा, हाँ, तो इसमें भी जॉब्स वगैरह निकलती रहती होंगी, है ना, इसरो वगैरह में? हाँ, प्रिटी श्योर निकलती हैं। अच्छा, आप वहाँ भी, है ना, अप्लाई वगैरह करेंगे आई थिंक। बट हाँ, आपके लिए ये ऐसा है ना कि जैसे आपकी इंडस्ट्री है ना, आपको 3D इन जनरल, जैसे अगर आपको 3D में आ जाएगा ना, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। ओके। क्योंकि
जैसे अभी आप बोल रहे हो ना, आपकी सारी मिसाइल्स वगैरह या एरो वही सारा कुछ है। हम्म हम्म हम्म, 3D में जैसे अगर एक बार सीख लो तो थोड़ी विजुअलाइजेशन थोड़ी क्लियर हो जाती है एक तरह से, हाँ है ना, वो वैसा रहता है। ठीक है, फिर कल करते। कल शायद ऐसा हो सकता है कि सुबह करना पड़ेगा। ओके श्योर, आप बता देना जब भी आप फ्री हो। मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। ओके श्योर। वरना, हाँ वरना शाम को ही करते हैं। मैं मैसेज करता हूँ आपको। ओके, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आप देख लेना अपने टाइम के हिसाब से। ठीक है, ओके। बात करते हैं। ओके। आप अपलोड कर दीजिए वीडियो। ओके। ठीक है, थैंक ओके यू। ओके ओके ओके, वेलकम, बाय।